हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। तो आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो इसके पहले हमने आपको ईवीएस का जो पढ़ा रहे थे क्वेश्चंस, उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गए थे, बीच में वीडियो कट गई थी। तो आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर को करिएगा और प्रैक्टिस सेट करिएगा, क्योंकि सीटेट हमेशा क्वेश्चन को दोहराता है और प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया में यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है हस्तचयन, बी है थ्रेशिंग, सी है निष्पावन, डी है फसल की कटाई। तो चलिए फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि किसान क्या करता है, दानों को भूसे से अलग करता है। मतलब अगर हम गांव में देखते हैं तो लोग क्या करते हैं कि हवा के माध्यम से भूसे को अलग करते हैं, लेकिन जब भूसे को से अलग करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दानों को भूसे से अलग करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रेसिंग होगा। जब आप थ्रेसिंग करते हैं तो क्या होता है कि भूसा क्या होता है, अलग हो जाता है और आपके दाने अलग हो जाते हैं। ये प्रायः गेहूं में किया जाता है, लेकिन अब आपको देखेंगे अधिकतर क्या होता है, सरसों में भी होता है कि उसके भूसे अलग हो जाते हैं और दाने क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और धान में भी अब ऐसे ही किया जाता है कि भूसे को अलग कर दिया जाता है और धान को क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बी है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, सी है बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना, डी है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। देखिए यहाँ पे क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में, ठीक है, आपका पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य पुस्तक है, मतलब ईवीएस है आपके पास, और उसमें पहेलियाँ आपने शामिल किया है। तो आपका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ठीक है। कैसे होगा कि बच्चों के मस्तिष्क में हमें कभी भी भ्रमित नहीं करना है और भ्रमित करके उन्हें क्या करना है, आनंद नहीं उठाने देना है। किसी चीज़ को हमें भ्रम में नहीं रखना है। देखिए सृजनात्मक हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ये सही है हमारा। योग्यता और उत्सुकता का विकास करना भी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना भी पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि अगर बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन होगी तो बच्चा अधिक से अधिक चीज़ों को सोच सकेगा। तर्कड़ा शक्ति करना भी हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो हमारा निगेटिव क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर एक है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बी है बच्चे के विशिष्ट अनुभव को जानने में, डी सी है बच्चे की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। सभी फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। 79 का बताइएगा आप सभी। देखते हैं हम यहाँ पे। चलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार को जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। देखिए यहाँ पूछा क्या है कि पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना है, ठीक है। तो शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। आप शिक्षक हैं, उन्हें व्यक्तिगत अनुभव का बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। तो आपको क्या लाभ होता है यहाँ पे, आपको देखिए विमर्श बच्चों के अनुभव संसार से क्या करता है, जोड़ता है। अगर बच्चे से आप बात विमर्श करें तो क्या करेगा, उसे संसार से जोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, ऑप्शन नंबर एक है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा करता है, बी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित करता है, सी है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, डी है कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखा सकता है। तो चलिए यहाँ पे समझा देते हैं पूछा क्या आपको, तो आप समझते रहिएगा और आंसर को देते रहिएगा। पूछा है कि बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए, मतलब कि आप
अलग अलग तरीके के क्या करें, ईंधन को परिचित करा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उन्हें कि बच्चा जल्दी से ईंधन को क्या करे, पहचान जाए कि यह किस चीज़ का ईंधन है या कैसा ईंधन है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यहाँ पे ए कैसे सही होगा, एक लघु फिल्म दिखाने, जैसा कि हम आपको कहते हैं कि बच्चे को अगर चित्रात्मक चीज़ें और दृश्य, मतलब बच्चा देख भी रहा है और सुन भी रहा है तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ें कहें कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों के साथ क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि खाना पकाने वाले ईंधन कौन से हैं और किस ईंधन से हम खाना नहीं पका सकते हैं। तो चलिए ये तीनों हमारा क्या होगा, गलत होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम। देखिएगा 81 में क्या पूछा है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, बी है ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षण कुशलता, सी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, डी है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी, 81 का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कि मानचित्र को पढ़ने के लिए हमारा क्या होगा, समानता ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा कि आप क्या है, मानचित्र लगा दिए हैं, तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, स्थान देखते हैं कि पंजाब कहाँ है, यूपी कहाँ है हमारा, बिहार कहाँ है, ये चीज़ें देखते हैं। फिर उसके बाद उसकी दूरी का पता लगाते हैं कि पंजाब से यूपी की दूरी कितनी है या यूपी से बिहार की दूरी कितनी है, और फिर दिशाओं का भी पता लगाते हैं कि पंजाब किस दिशा में है या यूपी किस दिशा में है या तो हमारा बिहार किस दिशा में है। तो इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, और ये क्या होगा, सही होगा, ये गलत होगा कि ग्लोब पर स्थिति दर्शाने, ऐसा नहीं है कि आप ग्लोब पर स्थिति दर्शाएंगे मानचित्र के से, और ड्राइंग पेंटिंग भी आप मानचित्र से नहीं करेंगे। अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए अब ऐसा नहीं है कि मानचित्र का प्रयोग करेंगे, मानचित्र का प्रयोग हम स्थान, दूरी और दिशाओं के लिए करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 82 में पूछा है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर बहुत तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, बी है पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारी होते हैं, सी है आपका अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, डी है आपका पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। फटाफट से आंसर बताइएगा, छोटा कर देते हैं, दिखाई देगा, ये देखिएगा आप सभी। देखिए पाचन क्रिया पूछा, क्या पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा क्या होती है, अमाशय के अंदर तेजी से होती है, क्यों? ठीक है, आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट से, 82 का। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा ये देखते हैं कि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, ठीक है, भोजन का मंथन होता रहता है हमारा अमाशय के अंदर, जिससे क्या होता है कि उनकी सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है और एंजाइमों की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, तेज हो जाती है, ठीक है। और इसमें देखिए पाचन क्रिया इसमें क्या होता है कि जो बाहर के अपेक्षा अमाशय के अंदर क्या होता है, कशेरुकी और एकाइनोडर्मेटा वंशी जंतु जो कीट और मोलस्की सहित क्या होता है, फैला भाग है जो पाचन नली का क्या है, प्रमुख अंग है, और ये यही क्या करता है हमारा, अतः पाचन के अंदर भोजन का क्या करता है, मंथन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 83 देखते हैं। 83 में पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बी है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, सी है टिकट के प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, डी है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास कराता है। तो फटाफट से आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा, 83 का बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा 83 का भी होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा ऑप्शन नंबर ए, हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी बता सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको
एक टैग वर्ड बताया था, उससे भी आप बता सकते हैं। देखिए हमारा टैग वर्ड आया अवसर देता, तो अवसर यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 84 क्या पूछा है। चलिए देखते हैं 84 क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, बी है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, सी है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनोविश्लेषणात्मक कौशलों के विकास में सहायक होता है, डी है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ठीक है, आपको उद्देश्य नहीं पूछा है तो यहाँ पे आप निगेटिव वर्ड ढूंढिएगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो फटाफट से बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे बोझ डालना एनसीईआरटी या हमारा एनसीएफ हमारा बिल्कुल भी नहीं कहता कि अब बच्चों पे क्या करेंगे, किसी चीज़ का बोझ डालेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, निगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 85 पूछा है भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला मतलब बगुला इंग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, ऑप्शन नंबर ए है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, बी है भैंस की पीठ पर बैठकर खाना पसंद करता है, सी है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, डी है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट से 85 का। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि भैंस की पीठ पर एक परजीवी कीट खाता है। यहाँ पे देखिए जो बगुला इंग्रेट है, इंग्रेट क्या है, एक तरह का क्या है, परजीवी है, एक क्या है, परजीवी है। ठीक है, और ये इसलिए वह भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर क्या करता है, बैठता है। ठीक है, आप अक्सर देखे होंगे गांव में कि जब भैंस चरने के लिए जाती हैं तो उनके ऊपर क्या करते हैं, बगुले बैठे रहते हैं और उनके पीठ पे क्या करते हैं, चोंच को मारते रहते हैं। तो वो क्या खाते हैं कि उसमें से एक परजीवी इंग्रेट होता है, मतलब एक परजीवी होता है, उसी को क्या करते हैं, वो खाते रहते हैं और अपना भोजन बनाते रहते हैं, उसमें जो कीड़े लगे हुए होते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 86 में पूछा है कि बच्चों में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बी है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, सी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, डी है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। देखिए नहीं पूछा, सॉरी, उद्देश्य निरूपित है पूछा है, तो आंसर बताइएगा फटाफट से आप सभी क्या होगा 86 का। देखिए उद्देश्य निरूपित है, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप एक टीचर हैं तो प्राथमिक विद्यालय में क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को पढ़ा रहे हैं, तो आपके पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, आप क्या पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो हमारा इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा, देखिए यहाँ पर कैसे सही होगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जब हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, जब तक उन्हें बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ेंगे तब तक उन्हें ईवीएस समझ में नहीं आएगा। ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें भ्रमण के लिए ले जाएं, तो आप भ्रमण के लिए ले जाएंगे तो वो अलग अलग चीज़ें, पर्यावरण से जुड़ी चीज़ों को देखेंगे और उसे रिलेट करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसलिए हमें उन्हें बच्चों को क्या करना चाहिए, बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा है कि कथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। मतलब चलिए ऑप्शन देखते हैं फिर बताते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता, बी है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं, सी है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, डी है कथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो आंसर बताइएगा फटाफट से क्या होगा आप सभी। क्वथन देखिए 87, आइए हम समझते हैं क्वथन क्या है और वाष्पीकरण है क्या। पहले देखिए क्वथन क्या है, क्वथन मतलब उबलना। जब आप क्या करते हैं
कि पानी को क्या करते हैं, उबालते हैं, तो उसमें से क्या होता है, ऐसे भाप की तरह निकलता है। तो ये हमारा क्या है, ये उबलना हो गया। वाष्पीकरण, जब देखिए इसमें अंतर पूछा कि क्वथन में और वाष्पीकरण में, जब हम उबालते हैं तो भी इसमें से क्या करता है, भाप निकलता है। और वाष्पीकरण भी क्या होता है कि जब देखिए वाष्पीकरण कब होता है, जब बारिश होती है, यहाँ पे पानी इकट्ठे हुए हैं और टेम्परेचर क्या हुआ, अधिक हुआ, तो यहाँ से भी क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे हम ऐसे अभी आपको नॉर्मली बता दिए हैं, अब हम देख लेते हैं क्या होगा। वाष्पीकरण क्या होता है, किसी भी तापमान पर क्या होता है, हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेचर हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, तो किसी भी तापमान पे क्या होता है, वाष्पीकरण होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हमारा ये क्वथन है, ये जब तक 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्वथन जब तक हमारा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं जाएगा तब तक इसका क्या होगा, ये क्वथन नहीं होगा, मतलब इसमें से भाप नहीं आएगा। सॉरी, जब ये उबलेगा तभी तो इसमें से भाप आएगा, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तभी। और ये टेम्परेचर क्या होता है कि जब सूर्य का ताप लगता है आपकी ज़मीन पर, तो थोड़ा बहुत भी देखिए अगर ज़मीन थोड़ी बहुत भी गीली रहती है, हल्का फुल्का भी क्या होता है, सूर्य का ताप लगता है, तो वहाँ पे वाष्पीकरण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम। एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए है 75%, बी है 50%, सी है 100%, डी है 25%। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। चलिए यार इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर होगा 50%। अगर O और क्या ए समूह के शादी के बाद उसके पहले बच्चे में क्या होता है कि दोनों में से किसी एक भी रक्त समूह 50-50 होने की क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। टूटता तारा उल्का है। ऑप्शन नंबर 1 है एक समान गति से चलने वाला तारा, बी है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समय गति से चलता है, सी है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, डी है उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो फटाफट से बताइएगा। टूटता तारा, लोग कहते हैं टूटते तारे से कुछ मांगिए तो हमारा पूरा हो जाता है, तो क्या आप मानते हैं इसको? अब कितने लोग मानते हैं बताइएगा कि टूटते तारों से मांगी हुई चीज़ें पूरी हो जाती हैं। या आपने कभी देखा है टूटते हुए तारे को? मैंने तो बहुत बार देखा है और मैंने मांगा भी है, लेकिन अभी मैंने शायद। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये देखिए ये होता क्या है, टूटता तारा क्या होता है कि उल्काप से जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या होता है कि इनमें क्या होता है, तारे में क्या होता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, और आग क्यों पकड़ता है, वायु में घर्षण बल लगने के कारण क्या होता है, ये आग पकड़ता है। वायु में क्या होता है, घर्षण बल जब लगता है तब ये क्या करता है, ये जैसे ही ये पिंड, जैसे जो टूटता तारा एक प्रकार का क्या होता है, पिंड होता है, और ये पिंड जैसे ही बहुत तेज गति से क्या होता है, वायुमंडल में आता है, तो वायु में क्या होता है, घर्षण होने लगता है और क्या करता है, इसमें आग पकड़ लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये टूटता हुआ तारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 90 क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, बी है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, सी है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, डी है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। फटाफट से बताइएगा प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम क्या होगा। अगर प्राथमिक स्तर पर आप टीचर है, पढ़ा रहे हैं, तो आकलन में आप क्या क्या शामिल करेंगे, आप ये बताइएगा। तो देखिए शिक्षक द्वारा क्या होता है, सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चे और अभिभावक के साथ क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप आकलन कर रहे हैं तो
यहाँ पे क्या करें, बच्चे क्या करें, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को, ठीक है। अब जो अवलोकन किए हैं बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए, दोनों लोगों के साथ बांटते हैं, जिससे बच्चा क्या करेगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो लाएं, और बेल आइकन भी क्लिक कर लिया करिए, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।